जय हिंद सभी को। मेरे चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, इतना तैयार करना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का गलना, जल का जमना, हस्तमैथुन, परमाणु विस्फोट। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ बन जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। जिनसे कोई नया पदार्थ बन जाए वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बर्फ का गलना, तो बर्फ गलती है तो जल बनता है, जल को फिर बर्फ बन जाएगा, तो इसलिए ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ नया। जल का जमना, जल जम जाएगा फिर बर्फ बनेगी, फिर पिघल जाएगा तो जल बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन। बर्फ का गलना, जल का जमना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। हस्त मैथुन क्रिया अगर हो चुकी है, ठीक है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, दोबारा हो सकती है, ठीक है। और अब इसके बाद चौथा दिया है परमाणु विस्फोट। तो परमाणु विस्फोट क्या होता है? जब परमाणु का एक बार विस्फोट हो जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और कोई नया पदार्थ बनता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नया नया कोई पदार्थ बनना ही रासायनिक परिवर्तन है। तो परमाणु विस्फोट ही रासायनिक परिवर्तन, इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? परमाणु विस्फोट। बर्फ का गलना, जल का जमना, हस्तमैथुन, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, वही रहता है। और रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनना, दूसरा रूप बदल जाना, उसका नाम बदल जाना ही रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन है? तो नहीं बेटा दिनेश, भौतिक परिवर्तन इनमें से कोई नहीं है। दूध का फटना, अगर दूध एक बार फट जाता है तो फिर ये दूसरा पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया। अभी हमने क्या समझाया था? दूध फट जाएगा तो क्या पुनः वैसे दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाता है तो वस्तु वो पूरा खा जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, तो पुनः नया लोहा नहीं बन सकता, इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दहन, जब कोई लकड़ी है, कोयला जब जल जाता है तो जलने के बाद राख या कोई अन्य पदार्थ बनता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा होती है कि कोई नया पदार्थ ना बने शॉर्ट में। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कोई नया पदार्थ बन जाए, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा भौतिक परिवर्तन। दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, ये सभी क्या रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दिनेश समझ में आया बेटा? ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है? निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है? ये किसकी है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। जितने तत्व हैं उन तत्वों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन Cl। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है? तो क्लोरीन की Cl, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, अमोनिया। तो गोबर में मेथेन गैस पाई जाती है, CH4। गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन, CH4 पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 को। और ये गोबर गैस में पाई जाती है और धान की खेत में भी पाई जाती है। और जब जानवर जुगली करते हैं उससे भी मेथेन गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। और कोयले की खान में भी जब विस्फोट होता है तो मेथेन का इसे फायर डंप भी बोला जाता है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं मेथेन को, ठीक है। गोबर गैस में प्राकृतिक गैस, तो मेथेन पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है श्वसन क्रिया है।
श्वसन क्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, ऊष्मा शोषी है, अपघटन क्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है। तो श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, ध्यान रखिएगा। इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी क्रिया क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जैसे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये ऊष्मा श्वसन क्रिया करना क्या है? एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऊष्मा श्वसन क्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी है, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग की जाने वाली ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है? दो जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं, तो सांस लेने में ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अभी हमने समझाया था। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, सांस लेने में गोताखोर करते हैं। तो नाइट्रोजन की जगह किसका प्रयोग करेंगे? हीलियम का। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, ध्यान रखना। ठीक है, सांस लेने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। नाइट्रोजन का नहीं लेते, ध्यान रखना। नाइट्रोजन जल में अधिक विलेय है, इसलिए खतरनाक है। ठीक है, हीलियम कम है, तो हीलियम सही, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी गैस? He और ऑक्सीजन O2, इसका मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि कपड़े धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा को कपड़े धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? ये खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है रासायनिक नाम? तो ये खाने वाले सोडा का नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट है आपका दावन सोडे का रासायनिक। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 हाइड्रोजन ओ जल के अणु होते हैं, ध्यान रखना। Na2CO3 10H2O। पूछा जाता है कि जो धावन सोडा है उसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 10H2O। इसका धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। उसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ध्यान रखना। तो पूछा जाता है कि धावन सोडा है तो उसमें जल के कितने अणु हैं, भाग लेते हैं? तो 10H2O। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प। अगला है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। तो संगीता नहीं बेटा, फिटकरी नहीं होगा, ये विरंजक चूर्ण होगा। फिटकरी जो है जब धारदार औजार या ब्लड को रोकने का काम करती है, स्कंदक स्कंदन का। ठीक है, तो यहाँ पर जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है COCl2। इसका प्रयोग किया जाता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। जल में जो जीवाणु होते हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये धावन सोडा है कपड़ा धोने वाला, बेकिंग सोडा है खाना बनाने में जो यूज होता है बेकिंग। ठीक है, ब्रेड वगैरह डबल रोटी जो बनाई जाती है ये बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। जितने पेय होते हैं, पेय पीने वाले कोको कोला पेप्सी, उसमें बेकिंग सोडा होता है जो झाग देता है। फिटकरी के काम होता है रक्त के बहते हुए रक्त को रोकना, स्कंदन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विरंजक चूर्ण होगा जल को जीवाणु रहित बनाने में। तो इसमें बेटा कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है रमेश। अगला है, शुष्क शुष्क सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? शुष्क सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड, भुजा हुआ चूना, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड।
शुष्क सेल बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है संगीता बेटा, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है संगीता, सोडियम कार्बोनेट का नहीं। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नौसादर, ध्यान रखना। इसका सूत्र होता है NH4Cl। तो शुष्क सेल बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, NH4Cl का। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का होता है क्या? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा बोलते हैं इसका, ठीक है। तो शुष्क सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का, नौसादर, NH4Cl। चौथा विकल्प यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? फिटकरी, व्यंजक चूर्ण, नौसादर, बेकिंग सोडा। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है फिटकरी, अभी बताया हमने। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कौन सा है? फिटकरी होता है। इसका फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, 24H2O। K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है, ठीक है। इसको पोटास एलम पोटास एलम बोला जाता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है? फिटकरी। K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये इसका सूत्र होता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 0। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारी के लिए 7 से अधिक होता है। उदासीन के लिए कितना होता है? 7 होता है, ध्यान रखना। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है, ध्यान रखना। उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय के लिए 7 से अधिक, अम्लीय के लिए 7 से कम। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, 7 से कम, ठीक है। 6.99 तक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता, ठीक है। और क्षारीय का 7 से लेकर 14 तक हो सकता है, और उदासीन के लिए सिर्फ 7 होता है, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो आग बुझाने वाले संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है सोडियम कार्बोनेट। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ध्यान रखना। आग बुझाने वाले संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? Na2CO3। संयंत्र का है या यंत्र? तो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं होता है HCl का। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साधारण नमक का सूत्र है। कैल्शियम क्लोराइड का भी नहीं होता, CaCl2। तो ध्यान रखिएगा किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होता है पदार्थ। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन कैसा होता है? दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है क्यू सेक से क्या मापा जाता है? क्यू सेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा।
क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा? सी विकल्प। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। सी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र का क्या नाम है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोमीटर, साइट्रॉन, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है साइट्रॉन। बी विकल्प सही हो जाएगा। कृत्रिम मौसम किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो साइट्रॉन के द्वारा। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है साइट्रॉन। ध्यान रखना, क्या है? साइट्रॉन। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। कौन सा है? साइट्रॉन। ध्यान रखना। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, प्रतिरोध का मात्रक ओम, कार का मात्रक जूल। ये सभी सुमेलित हैं। ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, कार का मात्रक जूल होता है। ध्यान रखना, कार का मात्रक ऊर्जा और कार का मात्रक जूल होता है। कोई भी ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊर्जा, उसका मात्रक जूल होता है। चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सबका मात्रक जूल होता है। ध्यान रखना। तो ये सभी सुमेल हैं। अगला है शोर का ताप मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? डेसिबल, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर। तो शोर का ताप मापा जाता है, शोर का ताप मापा जाता है, यानी शोर का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। तो ध्वनि का मात्रा किसको मापा जाता है? डेसिबल से। ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। जो शोरगुल होता है उसको मापा जाता है डेसिबल से। तो शोर का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? डेसिबल द्वारा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। शोर का ताप मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? डेसिबल द्वारा। अगला है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, यानी कि कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण, अपोहन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत होता है अपकेंद्रीकरण, या अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। तो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण। पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प। अगला है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जब लड़की बैठी झूला झूल रही है तो लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाने के कारण उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब लड़की कोई झूला झूल रही है, सामान्य स्थिति बैठी हुई, और एकदम अचानक खड़ी हो जाती है, तो खड़ी हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो पेंडुलम घड़ी जो तीव्र गति से चलती है शीत ऋतु में, यानी कि शीतकाल। ठीक है, ठंडी सर्दियों में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, यानी कि उसकी गति बढ़ जाती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति कब होती है? तो शीतकाल में, यानी कि सर्दियों में। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, पेंडुलम गति, जो पेंडुलम घड़ी है उसकी गति शीतकाल यानी कि सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और अगला है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा इसका।
अगला है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ध्यान रखना, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्ण अधिकतम होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा बैगनी रंग के लिए। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। कौन सा? बी विकल्प। अगला है फिलोसोफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन थे? फिलोसोफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन थे? डार्विन, लैमार्क, ग्रेगन मेंडल, वालेस। तो फिलोसोफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक थे लैमार्क। कौन थे? लैमार्क। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था स्टेनली, हरगोविंद खुराना, वाटसन एवं क्रिक ने, बीटल ने। तो डीएनए जो होता है, डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। सी विकल्प सही हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में उभयलिंगी जंतु है। कौन सा उभयलिंगी जंतु है? जोंक, मेढक, मछली, मनुष्य। तो उभयलिंगी जंतु कौन होता है? जोंक होता है। जोंक और केचुआ दो ऐसे जंतु हैं जो उभयलिंगी होते हैं। निम्न में उभयलिंगी जंतु कौन सा है? उभयलिंगी जंतु तो जोंक है। ठीक है, जो जानवरों में लग जाती है और खून चूसती है, उसको बोलते हैं जोंक। ये उभयलिंगी जंतु है। और केचुआ भी उभयलिंगी होता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है गुलाब में, आलू में, ब्रायोफिल में, खट्टी बूटी में। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफिल में। ध्यान रखना, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफिल में। पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफिल में। सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प। अगला है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, ध्यान रखना। पादप हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। तो ये जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन है। एस्ट्रोजन ये स्त्रियों में होता है, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये सारे पुरुष और महिलाओं में होते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी कैल्शियम को बनाने में सहायक होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन किसको कहा जाता है संगीता? विटामिन सी। विटामिन सी को हार्मोन नहीं कहा जाता है। विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक कहा जाता है विटामिन सी को। तो विटामिन किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है संगीता। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है या हार्मोन कहा जाता है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा इसका।